पहल इसलिए रखा गया कि समाज की जो चुनौतीपूर्ण और प्रचलित जेंडर स्टीरियोटाइप यानी क्या क्या रूढ़िवादिता समाज में प्रचलित है, हालांकि इसके ऊपर अभी तक अन्य ग्रुपों द्वारा बातचीत हो चुकी है, सभी के मिले जुले बिंदु हैं, सभी लोग वही डिफाइन कर रहे, हो सकता है कल के लिए हमारे लिए कोई नया टास्क हो, नया टॉपिक हो। खैर, उसमें से हमारे 10 सदस्य हैं, जिन 10 सदस्यों में मैं स्वयं, निधि मैडम हैं, बीना मैडम हैं, श्वेता जी हैं, सीमा जी हैं, सुनीता जी हैं, रेखा जी हैं, मोइना जी हैं, राजीव जी हैं और विपिन जी हैं। हम लोग 10 सदस्य, सभी ने अपने अपने विचार से एक एक बिंदु उसमें दिया है। वो बिंदु आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला है बाल विवाह। इसको लेकर आप कहेंगे कि बाल विवाह तो शायद अब समाज से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब भी प्रचलित है बाल विवाह। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और मेरे सामने की ही बात है ये, और अपने बेसिक शिक्षा विभाग के ही अध्यापक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। अब था क्या, उनकी बेटी पढ़ने में थोड़ी सी वीक, बच्चे सभी एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियाँ एक जैसी बराबर नहीं होती हैं। कोई बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, कोई कमज़ोर होता है, किसी के बेटे पढ़ने में आगे होते हैं, किसी की बेटियाँ पढ़ने में आगे होती हैं। तो उस आधार पर एक बार मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो एक बार उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इस विषय पर। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा, अरे सर हमें क्या करना है, बिटिया हमारी बस इंटर कर ले, हमें तो उसकी शादी कर देनी है, भले पढ़ने में कमज़ोर है। ये एक अध्यापक की बात बता रहा हूँ अपने ही बेसिक शिक्षा विभाग से। तो क्या ये रूढ़िवादिता नहीं है? तो अब आज बाल विवाह की, इंटर पास करने वाली बच्ची की उम्र क्या होगी, अधिकतम क्या हो सकती है? तो ये क्या बाल विवाह नहीं है? तो हम उस आधार पर कह सकते हैं कि बाल विवाह अब भी प्रचलित है। और जो अशिक्षित परिवार हैं, जो गांव में अशिक्षित परिवार रहते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा अधिकतर हमारे बेसिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि इंटर कॉलेज ऐसा है जहाँ पर फीस लेकर पढ़ाई होती है, प्राइवेट कॉलेज है या कोई सरकारी कॉलेज राजकीय है, तो वो ज़्यादा दूरी पर स्थित है, तो वहाँ पर अपनी बच्चियों को भेजना पसंद नहीं किया जाता। वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारी बच्ची 8 तक पढ़ गई, नाम लिखना जान गए, हिसाब किताब लगा लेती है, बस ठीक है भैया हम नहीं पढ़ा रहे। कुछ घर का उनका रोजगार होता है, जैसे हमारे यहाँ रतनपुर की बात बताऊँ तो वहाँ पर चांदी कूटने का काम बहुत चलता है, चांदी कूटते रहते हैं वो लोग, तो उसका पैसा भी जो भी मिलता हो बाहर, तो वो लोग काम करते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत कम आते हैं, वो लोग चांदी कूटने में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे और भी घर का काम करते हैं उनके साथ, तो बच्चों को बुलाना पड़ता है, बच्चे आना नहीं चाहते, इस तरह बुलाया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बस यही उनके दिमाग में रहता है, ठीक है बच्चियाँ अपना काम करेंगी, कुछ पैसे कमा लेंगी, समय देखकर हम इनकी शादी कर देंगे। तो इस तरीके से बाल विवाह प्रचलित है। उस बाल विवाह की बात नहीं हो रही है कि बच्चा छोटा है, छोटी उम्र में शादी कर दी। बहुत समय पुरानी बात है, पहले हमारे पिताजी या दादाजी जिस समय शादियाँ होती थी, तो उस समय हमने सुना था अपने दादाजी के बचपन में शादी हो जाती थी, गौना 10 साल बाद होता था, गौना कहा जाता था उसको। राजस्थान में देखिए अब भी होता है, शादियाँ बचपन में हो जाती थी और 10-15 साल बाद उसका गौना होता है। न दूल्हा दुल्हन को जानता था, न दुल्हन दूल्हे को जानती थी। बचपन में गुड्डे गुड़िया की तरह शादी हो जाती थी और बाद में पता लगता था 10 साल बाद, 15 साल बाद, हाँ भाई मेरे शादी जहाँ हुई है और मुझे वहाँ जाना है। तो बाल विवाह इस रूप में अब भी प्रचलित है। तो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये सबसे बड़ी चुनौती है, मिथक है, जिसके लिए हमें पहल करनी होगी। दूसरी चीज़, बचपन से ही खेल खिलौनों में अंतर। जब बेटी बेटा बचपन में होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब मेले में उनको ले जाया जाता है या उनके लिए कोई भी परिवार का सदस्य खिलौने लेकर आता है या रिश्तेदार खिलौने लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भेदभाव स्वतः ही हो जाता है। आप लोग सभी जानते हैं, बेटी के लिए गुड़िया और बेटे के लिए कार, या बेटे के लिए बंदूक और बेटी के लिए बर्तनों का सामान, इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए आती रहती हैं। तो वहाँ पर से ही बच्चों के मन में धारणा हो जाती है कि ये बेटी का है, ये बेटी का है, या ये लड़के का है, या ये लड़की का है। अब सारी चीज़ें नहीं और भी आई है हमारे जी, सहभागिता रहनी चाहिए, सहभागिता सबकी रहनी चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रुप का नाम पहल है, मैं अपने पहल से जुड़ी हुई 2 बातें बताना चाहूँगी। एक तो लड़की की उम्र, ये कहते हैं कि लड़का बड़ा होना चाहिए और लड़की की उम्र लड़के से कम ही होती है। ये एक रूढ़ी अभी तक चला आ रहा है। अभी भी ज़्यादातर लोग इसी, आप लोग भी परिवार में भी इसी तरह से ही लड़की छोटी ही देखते हैं।
1-2 साल का तो अंतर हो, इस तरह से बोला जाता है 1-2 साल का तो अंतर होना चाहिए। लेकिन मेरी शादी 2000 में हुई थी और मेरे हस्बैंड मेरे से 4 साल छोटे थे। क्या मेरी शादी कामयाब नहीं है? कामयाब है, पूरी अच्छी तरह से कामयाब है। और दूसरा पॉइंट है कि लेडीज़ को वहाँ संस्कार में नहीं जाने देते हैं। ये हमने चुनौती स्वीकार की। अभी मेरे फादर इन लॉ खत्म हुए थे तो हम उसमें शामिल हुए। बहुएँ थी तीनों बहुएँ गई, लेकिन पीछे जब हम चले गए तो पीछे औरतें बात कर रही थी कि बहुओं को तो नहीं जाना चाहिए, घर की कितने सफाई कौन करेगा। इस तरह से चुनौतियाँ आती हैं। इस तरह से मैंने पहली बार वहाँ संस्कार देखा और कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि देखकर जो हम रह गए थे, कहते हैं लड़कियाँ जाती कमज़ोर होती हैं, नहीं देख पाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे साथ की घटना है और हमने इन चुनौतियों को दूर किया। हमारा टॉपिक है पहल। तो मैं ये शुरुआत अपने आप से ही करना चाहूँगी। हमारे फादर रेलवे में गार्ड है। थोड़ा माइक पास कर। उन्होंने मतलब वो मुझे डॉक्टर तो बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, पता नहीं समाज का डर था या किस चीज़ का डर था। मतलब वो डॉक्टर को बनाना चाहते थे अपनी बेटी को, लेकिन उनके अंदर पता नहीं समाज का डर है या जिसकी वजह से जब मैंने इंटर क्वालिफाई किया तो उन्होंने मुझे मतलब मैं सेल्फ मतलब उसमें अपनी स्टडी में हेल्प के लिए या CPMT को क्वालिफाई करने के लिए मैं बाहर जाना चाहती थी कंपटीशन के लिए, तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा। उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि आप अपने साथ किसी एक लड़की को शामिल कर लो तब मैं भेज दूँगा, मतलब सेफ्टी के तौर पर जो भी उनकी मानसिकता रही हो। तो उन्होंने मुझे मतलब नहीं भेजा और मैं शायद मेरा इसमें होम्योपैथी वाले में आ गया था, तो उन्होंने उस समय ज़्यादा नहीं चलो तो नहीं किया। तो मतलब वहाँ पे मेरा ये चुनौती जो थी मेरे लिए वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर पापा ने कहा कि लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन सेफ़ है, आप ये कर लो। तो अच्छा, उन्होंने भी जब मेरा काउंसलिंग में नंबर आया तो उन्होंने क्या किया कि आप मतलब BEd में आगरा में नंबर आया तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा। तो फिर मैं नर्वस हो गई। तो लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत हिम्मत दी और उन्होंने कहा तू खुद जा और मैं तुझे छोड़ के आऊँ। तो उन्होंने मुझे खुद छोड़ के आई और हॉस्टल प्रोवाइड कराया। इस तरीके से मैंने मतलब BEd कंप्लीट किया और आज मैं वो भी कुछ उनकी बदौलत हूँ, टीचर हूँ यार। बहुत तो ये भी मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और प्रचलित समाज का एक जेंडर स्टीरियोटाइप उदाहरण में खुद हूँ। थैंक यू। हमारे ग्रुप का टॉपिक है कार्य क्षेत्र का निर्धारण। आज भी कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे आप बस चलाना है, ट्रेन चलाना है, आजकल आ रहा है कि लड़के भी आ गई हैं, पायलट है, तो उसमें अब भी लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, कुछ सीटें रिजर्व कर रही है ताकि लड़कियाँ इस क्षेत्र में भी आगे आ सकें। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी मेरे पहल में बालिकाओं को घरेलू कार्यों में दक्ष करना। हमारे टाइम में लड़कियां ज़्यादातर घर का काम करती थी जब मैं छोटी थी, क्योंकि आज मैं 50 साल की होने जा रही हूँ। और उस टाइम में लड़कियों के ही ऊपर सारा कार्यभार घर का होता था। और जहाँ 3-4 बहनें हों और 1-2 ही भाई हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। उस टाइम में ये लगा लीजिए कि लड़कियाँ ही जो है जानवरों का कार्य से लेके घर का टोटल, अब तो काम वाली हर चीज़ की सुविधा है, वॉशिंग मशीन है, पानी की सुविधा है, हर चीज़ की है। लेकिन उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ करता था। और वो सब में मतलब आप बीती हो चुकी है और मैं जो है उस चीज़ को देखे हुआ हूँ कि सारा काम करने के उपरांत ही विद्यालय जाना होता था और एक दिन छोड़ करके अभी विद्यालय में जाती थी। पहले ये भी कहा गया तुम गांव में रुको दादाजी के पास, और हम लोग, मेरे पापा सर्विस करते थे PWD में, और हम लोग जब वहाँ रहेंगे मुरादाबाद और तुम यहीं पर रहना दादाजी के पास। मतलब मैं नहीं रहूँगी, यहाँ सब लोग रहेंगे, वहाँ मैं रहूँगी और मैं पढ़ूँगी। इस तरह से मैं पढ़ी और पढ़ने के बाद आज मैं यहाँ हूँ। तो ये मेरी अपनी वो थी कि मैं पढ़ूँगी जहाँ से भी ज्ञान मिले, क्योंकि पहले ट्यूशन कुछ नहीं होता था, जो भी स्कूल की पढ़ाई होती थी वो मैंने किया। और आज जो है मैं अब रिटायरमेंट के पास में पहुँच जाऊँगी कुछ साल बाद। ठीक है, धन्यवाद। इसका
हमारा ग्रुप का नाम पहल है। पहल करो, शुरुआत करो, कोई तो मन की बात करो। इसमें हमें इस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं। खेलों में बालिकाओं की अपेक्षा कम प्रोत्साहन मिलना। आज हम देखते हैं कि जो पुरुषों के गेम होते हैं, माना क्रिकेट ही मान लिया जाए, तो हर किसी को जो इंडियन बॉयज़ की टीम होगी उसके सबके नाम याद होंगे, कौन कहाँ किस नंबर पर खेलता है, किसने कितने रन बनाए हैं, किसका क्या रिकॉर्ड है। लेकिन महिला की टीम के हमें नाम भी याद नहीं होंगे। ये प्रोत्साहन उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देखोगे इंग्लैंड को भी हराया उन्होंने, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन उस हिसाब से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता जितने कि वो हकदार हैं। और एक बहुत ही अच्छी पहल करने की आवश्यकता है इस रूढ़िवादिता को तोड़ने की। ग्रुप पहल का अगला टॉपिक है विवाह हेतु लड़की की बाहरी सुंदरता के आधार पर चयन। अगर लड़के के विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो उसका चयन जो है शारीरिक या बाहरी सुंदरता के आधार पर किया जाता है, जबकि जो टैलेंट है वो सच्ची सुंदरता है। लेकिन फिर भी रूढ़िवादिता के चलते ऐसा किया जाता है। तू खुद को बदल तभी तो ज़माना बदलेगा। तू बोलेगी, कुछ बोलेगी तभी तो ज़माना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये ज़माना बदला है? तो क्या ये ज़माना बदला? हमारा जो 7वां टॉपिक था, मैं इस पर सभी से राय लेना चाहूँगा, सहमति या असहमति दोनों ही बातें व्यक्त कराना चाहूँगा। जो हमारा टॉपिक है विवाह हेतु लड़की की बाहरी सुंदरता के आधार पर चयन। कितने लोग इससे